बच्चों, गुड इवनिंग। आप आशा और विश्वास करते हैं कि घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और इस वैश्विक महामारी से बचे होंगे। इसके साथ ही हम लोग प्रकाश पढ़ रहे थे। प्रकाश में कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि सर प्रकाश किरण की परिभाषा नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो, प्रकाश किरण की परिभाषा यह होता है कि वह प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करे, जो ऋजुरेखी पथ पर गमन करे, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे कि ये सीधी रेखा में गमन करे तो ये आपका कहलाएगी क्या? प्रकाश किरण। और जब कई किरणों का समूह हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे किरण पुंज। क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद दर्पण का परिभाषा था कि दर्पण, तो दर्पण का याद रखिए कि वह पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग कलई किया गया हो और दूसरा भाग क्या हो? परावर्तक तल हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण। ठीक है। इसके बाद अब जैसे कि मान लो कि अब आगे हम लोग चलेंगे तो दर्पण से संबंधित हम लोग परिभाषा पढ़ लिए थे। ध्रुव पढ़े थे, मुख्य अक्ष पढ़े थे, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस तल, ये सारे हम लोग परिभाषा पढ़े थे। ठीक है। तो आज हम लोग का ये नया टॉपिक ये होगा जो है व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है कि गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको खींचने के कितने नियम हैं? प्रकाश किरण को खींचने के दर्पण पर कैसे खींचेंगे, इसके कितने नियम हैं? तो देखो, जैसे हेडिंग डाल देते हैं वैसे ही बारी बारी से पढ़ाते जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के खींचने के नियम 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। अब 3 में क्या होते हैं कि जैसे कि पहला है कि जब आपतित किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हो। ठीक ना? तो जब मुख्य अक्ष के समांतर, तो देखो दो बातें, जैसे हमने प्रतिबिंब का परिभाषा बताया था कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का परिभाषा तो एक आसान है कि यदि दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख दें, उस दर्पण में जो आकृति बनती हो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड परिभाषा है कि किसी गोलीय दर्पण पर आपतित या परावर्तित, आपतित होने वाली किरण है, कहिए आप परावर्तित का बात छोड़िए, परावर्तन में तो आपतित के बाद जब दर्पण पर जाएगी आपतित होगी, उसके बाद जब परावर्तित होते समय, यानी कि किसी दर्पण पर जाने वाली 2 किरणें गई, प्रतिबिंब का परिवर्तन 2 किरणें, तो 2 किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। काटती हुई प्रतीत होंगी या काटेंगी, तो प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। याद रखिएगा कि प्रतीत होने की बात उत्तल दर्पण में और मिलने का बात अवतल दर्पण में। तो जैसे कि पहला हेडिंग ये लिखा है कि जब आपतित किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हो, जब आपतित किरण, जैसे मान लो कि ये अवतल दर्पण का बता रहे हैं, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, ठीक है ना? इसका ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर हम 2 भाग लेते हैं, P और एक क्या होता है? F, और ये क्या ले लिए? C। ठीक ना? यानी इसको बोलते हैं क्या? ध्रुव, इसको बोलते हैं फोकस और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका अवतल दर्पण ले लिए। अब इसमें 3 कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? कि जब आपतित किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हो, तो जब आपतित किरण, मान लो कि आपतित किरण है
और ये मुख्य अक्ष के कैसे जा रही है, समांतर जा रही है। एकदम ध्यान से समझिएगा कि बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक ना। जब ये समांतर गई है तो एक्यूरेट एकदम पक्का दिमाग में भर लीजिए कि जो किरण अवतल हो चाहे उत्तल, बस अंतर इतना ही है कि अवतल में मिलती हुई प्रतीत और उसमें उत्तल में आती हुई प्रतीत होती है। तो यदि मुख्य अक्ष की समांतर गई है, यही आपका मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर गई है तो परावर्तन होते समय ये कहां से आएगी, ये मुख्य फोकस से आएगी। कहां से आएगी, मुख्य फोकस से। ध्यान समझिएगा, ये पहला का चित्र है, ये पहला कंडीशन का है। कौन कि जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हो तो यही आपका है आपतित किरण, ये आपका है आपतित किरण, आपतित किरण, और ये आपका है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, और ये आपका है परावर्तित किरण। ये आपका क्या हो गया, परावर्तित किरण। ये प्यारे बच्चों ये पहला कंडीशन का चित्र है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा कंडीशन लिखा हुआ है कि जब आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही हो, तो मान लो फिर कि ये अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण है, नाम डाल दे रहे हैं M1 M2, उसमें भी रहेगा, समझ लीजिएगा, फिर तो आपको नोट देंगे M1 और M2, ठीक है। अब फिर वही बात होगा कि इसमें भी क्या रहेगा, मुख्य अक्ष रहेगा। ये आपका हो गया ध्रुव और ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चा कि अब हमारा दूसरा कंडीशन का फॉलो करना है। तो दूसरा कंडीशन है कि जब आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही हो, तो मान लो कि अब आपतित किरण कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। तो मान लो कि कोई किरण है वो जा रही है मुख्य फोकस से, आगे आके मान लो कि इस दर्पण पर क्या हो गए, टकरा गए। अब भाई दर्पण कल ही किया हुआ है, निश्चित है कि पार कर नहीं पाएगा, क्लियर, पार नहीं कर पाएगा तो लौटना चाहेगा, तो कैसे भी नहीं लौट जाएगा। ये गारंटी याद रखिएगा कि यदि फोकस से होकर आ रही है, आपतित किरण फोकस से होकर आ रही है, यही आपका है आपतित किरण, आपतित किरण। एकदम समझिए ध्यान से कि मिलने के बाद ये मत कहिएगा कि नहीं समझ में आया, पुनः पढ़ा है, समझा रहा है रिपीट फिर कराएंगे, लेकिन समझिए, ये समझिए कि भले ऑनलाइन है लेकिन ऑफलाइन भी बराबर है। तो आपतित किरण है, ये आके अवतल दर्पण पर टकरा गई। टकराने के बाद अब ये किसी तरह नहीं जाएगी, जब इसको जाना होगा तो मुख्य अक्ष के क्या जाएगी, समांतर। रोकना होगा तो कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये आपका कौन किरण है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये तो आपका हो गया क्या, मुख्य फोकस। ये नंबर 2 का चित्र है, ये नंबर 2 का चित्र है, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन होता है कि जब आपतित किरण मुख्य अक्ष पर स्थित वक्रता केंद्र से होकर जा रही हो, जब आपतित किरण मुख्य अक्ष पर स्थित वक्रता केंद्र से होकर जा रही हो, यही 3 कंडीशन का मेरे प्यारे बच्चों हमेशा पालन करना है, ठीक है ना। तो फिर तीसरा के लिए एक चित्र बना देते हैं
आपको अलग अलग, ताकि फिर कोई कमेंट मत आए कि नहीं समझ में आया है। तो ये हो गया ध्रुव, ये हो गया F और ये हो गया C, वक्रता केंद्र। दर्पण का नाम है M1 और M2, M1 और M2, ठीक है। अब इसमें क्या है कि तीसरा कंडीशन है कि जब कोई दर्पण पर आपतित होने वाली किरणें दर्पण के कहां से जाए, वक्रता केंद्र से जाए। तो जब दर्पण के वक्रता केंद्र से जाएगी, दर्पण के वक्रता केंद्र से जाएगी, ये मान लीजिए कि ऐसे आ रही वक्रता केंद्र से, ये डाल दिए। तो याद रखिएगा कि जिस रास्ते से आती है, जिस बिंदु से होकर आती है, उसी बिंदु से पुनः वापस चली जाती है। ऐसे भी हम आप लोग को डिफाइन किए हैं वक्रता केंद्र का छोटा परिभाषा कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से आती है, जिस मार्ग से आती है, उसी मार्ग से वापस चली जाती है, उसको हम बोलते हैं क्या, वक्रता केंद्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 बात याद रखिएगा, पुनः रिपीट कर दे रहे हैं कि यदि दर्पण पर गिरने वाली आपकी किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष के क्या हो, समांतर हो, तो फोकस से जाएगी। यदि फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और यदि वक्रता केंद्र से होकर जा रही हो तो जिस बिंदु से जाती है या जिस मार्ग से जाती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। क्लियर। अब इसके बाद दूसरा हेडिंग डाला हुआ है कि अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। पहले आता था संबंध स्थापित करने के लिए, लेकिन अब इंटरमीडिएट में ये चला गया है। अब देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हमको स्थापित करना है, किसी पे हो जा रहा है, ठीक ना। जैसे मान लो कि सब कुछ वहीं रहने दे रहे हैं किरण, ठीक है। एक क्या कर दे रहे हैं कि यहां से मिला दे रहे हैं। ये चीजें पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ठीक ना। तो फोकस दूरी की मतलब कि यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या की बात आती है तो वक्रता त्रिज्या यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है, इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये फार्मूला होता है, दोनों में संबंध होता है कि F बराबर R/2। मेरे प्यारे बच्चों, F बराबर R/2, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2F। R बराबर 2F, यानी कि यदि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है तो निश्चित है कि वक्रता त्रिज्या जो होगी वो फोकस दूरी की क्या होगी, दूनी होगी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि हमको इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने की बात आ जाती है। तो क्या करते हैं कि इसी चित्र पर आप लोगों को समझा दे रहे हैं, इसको 1 डाल दे देंगे और इसको डाल देंगे 2, क्या डाल देंगे 2, और इसको क्या डाल देंगे 3। ध्यान समझिएगा, ठीक ना। अब जैसे कि मान लो कि हमको सिद्ध करके दिखाना है कि F बराबर R/2, तो इसमें लिखने वाला पोर्शन तो आप लिख लेंगे, फिर हम व्हाट्सएप के द्वारा आप लोग को भेज दिया करेंगे या भेज देंगे। लेकिन कैसे लिखाएगा, तो कुछ नहीं, बस वही लिखाएगा। यदि मान लीजिए कि नाम दे देते हैं, नाम दे दिया जाए, तो इसका नाम A, इसका नाम B, ये P है, और ये डाल दिया जाए क्या, C, ठीक है। अब हम ये लिखेंगे कि माना कि ये भी आपतित किरण है जो
दर्पण के बिंदु बी पर टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर परावर्तित होती है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका हो गया आपतित किरण, ए बी हो गया आपतित किरण और बी सी क्या हो गया, परावर्तित किरण। ए बी आपतित किरण और बी सी परावर्तित किरण। ये आपका अभिलंब का काम करेगा। कौन, बी सी। बी सी, एक मिनट चेंज कर दिया जाए, इसका नाम डाल दो पी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चाहे हाँ पी डाल दो, ठीक है, पी भी है, क्यू डालो, नाम मत करें, ठीक ना। तो बीसी है आपका अभिलंब। अब बहुत लोग सोचते हैं कि भाई अभिलंब 90 अंश का कोण चाहिए, लेकिन कक्षा 8 में भी हम लोग गणित में पढ़े हैं और हाई स्कूल में भी जिस क्लास में तुम लोग पढ़ रहे हो उस क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे। थियरम है वृत्त में कि वृत्त के किसी भी बिंदु, वृत्त की परिधि पर स्थित, ये वृत्त की परिधि है, ये परिधि है, तो इस परिधि पर कोई भी बिंदु यदि स्थित होगा उसको केंद्र से मिलाया जाएगा, उसको केंद्र से मिलाया जाएगा तो हमेशा परिधि पर क्या होगा, लंब होगा। ये आप लोग सिद्ध करेंगे प्रमेय में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं कि अब मान लो कि चित्र तो बन के तैयार हो गया कि ए बी आपतित किरण है, बी क्यू जो है परावर्तित किरण है और ये आपका बी सी अभिलंब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, अभिलंब का। तो एक जो होगा, इसको कोण एक जो है, कोण एक को बोलोगे आपतन को, कोण एक को हम बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, और कोण दो को बोलेंगे क्या, परावर्तन कोण। कोण दो को बोलेंगे परावर्तन कोण, कोण दो को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि परावर्तन के दो नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब बराबर होता है तो हम ये लिख सकते हैं, एक मिनट, हाँ, हम ये लिख सकते हैं कि कोण एक जो है, कोण एक जो है वो कोण दो के क्या होगा, बराबर होगा। कोण एक कोण दो के क्या होगा, बराबर होगा, परावर्तन के नियम से। यहां पर कारण लिखेंगे कि परावर्तन के नियम से, सब लिखा हुआ है कॉपी में, आप लोग को दिक्कत कहीं नहीं होगा। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जानते हो कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं तो कोण एक जो होगा वो किसके बराबर होगा, कोण 3 के। इस कोण को हम क्या बोलेंगे, इस कोण को हम बोलेंगे एकांतर कोण। क्या बोलेंगे, एकांतर कोण। क्यों, क्योंकि ए बी जो है ये मुख्य अक्ष क्या है, समांतर है, और दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर, क्या डाल देते हैं, 2। अब क्या करेंगे कि कोण एक कोण 2 के बराबर है, अब कोण एक कोण 3 के बराबर है, तो निश्चित है कि समीकरण एक तथा दो से, एक तथा दो से हमको एक रिजल्ट मिल गया कि कोण 2 जो होगा वो कोण 3 के बराबर होगा। कोण 2 जो होगा कोण 3 के बराबर होगा। प्यारे बच्चों, ये कोण 2 और कोण 3 एक ट्रायंगल को बता रहा है, जिस ट्रायंगल का नाम है BFC। जिस ट्रायंगल का नाम क्या है, BFC। हम 9th में अभी तुम लोग पास करके भी रिजल्ट भी नहीं पाए हो इस वैश्विक महामारी के चलते, लेकिन 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि किसी त्रिभुज के कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती है, और यदि भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं,
बराबर होते हैं, यानी कि कोण 2 और कोण 3 बराबर है, तो इसलिए यहां से रिजल्ट निकल गया कि सी एफ बराबर क्या, बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जब सी एफ बराबर बी एफ यानी कि जब कोण बराबर है, भुजाएं बराबर है तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल लेंगे कि अब हम सी एफ को हटाएं और सी एफ के बदले में लिखे क्या, ये देखना है। तो सी एफ के बदले में तुम लिख सकते हो क्या, पी सी, और कोई कहेगा सीपी लिख दीजिए, तो कहेंगे नहीं, एक शर्त और रहेगा कि दर्पण में कोई भी दूरी कहां से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। तो यानी कि पी सी माइनस क्या, पी एफ बराबर क्या हो गया, बी एफ। ध्यान समझिएगा, ठीक ना। अब हम कल्पना करेंगे कि यदि M1 M2 जो इतना लंबा है, दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो, यहां से लेके और यहां तक को बोलते हैं द्वारक, यदि वो छोटा हो तो बिंदु बी जो है बिंदु पी के बहुत क्या होगा, करीब होगा। बिंदु बी बिंदु पी के करीब होगा। तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि यदि बिंदु बी बिंदु पी के अति समीप हो, अति लग गया, अति समीप हो, माने तुम अंतर मत कर पाओ कि कहां बी है कहां पी, तो उस समय तुम कहोगे कि जो बी एफ होगा तो बी एफ बराबर पी एफ, ठीक है। तो इसलिए पी सी माइनस पी एफ बराबर बी एफ को हटा के पी एफ, ठीक है। इसके बाद बच्चे क्या करेंगे कि पी सी और पी एफ मिलकर क्या हो जाएगा, 2pf, क्या हो जाएगा, 2pf। पहले से ही दूरी लिख दिए हैं कि पी एफ को स्मॉल एफ, दूरी को स्मॉल लेटर से, तो यानी अब पी सी की दूरी को स्मॉल आर, तो आर बराबर क्या हो गया, 2pf, आर बराबर 2pf, pf को बदले में क्या लिखते हैं, f, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे कि यहां से f का रिजल्ट निकाल देंगे। किसका रिजल्ट निकाल देंगे, f का। तो f बराबर हो जाएगा r/2, जिसको हम समझा दिए थे पहले। ध्यान समझ लेना कि r बराबर 2f, f बराबर r/2। तो याद रखिएगा कि यह अवतल हो या उत्तल, ये दोनों दर्पण के लिए सत्य है कि दर्पण में फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कभी कभी एक नंबर में पूछता है कि संबंध लिखें, उस समय आप लिख दीजिएगा f बराबर r/2, ठीक ना। आगे आप रिपीट करिएगा और वीडियो को शेयर, लाइक, साथ साथ सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।